फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्स राजेश इज इंसर्टिंग ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. नर्स राजेश इंसर्टिंग ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू ए स्ट्रोक क्लाइंट. स्ट्रोक क्लाइंट जो पेशेंट है जिसको सीवियर हो रखा है, उस पेशेंट को क्या कर रहा है? नेजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट कर रहा है. ठीक, इंसर्ट कर रहा है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. ही अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट पोजीशन फॉर द इंसर्शन इज. तो एनजी ट्यूब वाले पेशेंट में बेस्ट जो पोजीशन रहती है वो कौन सी रहती है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फाउलर, लो फाउलर पोजीशन, सिम्स पोजीशन, टेनलेट बर्ग पोजीशन है. लास्ट वन हाई रिस्क, सॉरी हाई फाउलर पोजीशन. अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जैसा अगर आप पोजीशन पढ़े होगे तो इसमें मैंने बताया भी होगा, ये बेड, ठीक है, ये बेड है, ये पेशेंट सो रहा है, ऐसे पेशेंट सो रहा है, ये पेशेंट सो रहा है सुपाइन पोजीशन, राइट. ये अब देखने वाली बात है कि अगर 0 to, इसमें अगर मैं लिखूं 0 to 30 डिग्री, राइट. अगर मैं बात करूं 0 to 30 डिग्री तो ये कौन सी पोजीशन होगी? लो पोजीशन कहते हैं, लो फाउलर. इसको या तो लो फाउलर कह दो या इसको सेमी फाउलर भी कह सकते हैं, कोई वो नहीं, सेमी फाउलर. और अगर मैं बात करूं 0 to 45 डिग्री तो ये एक तरह से ये कौन सी पोजीशन है? फाउलर पोजीशन, जिसको अपन स्टैंडर्ड पोजीशन भी कहते हैं. 60 डिग्री तक फाउलर पोजीशन. और बात करूं अगर मैं 60 to 90 डिग्री तो ये होगी हाई फाउलर पोजीशन. हाई फाउलर पोजीशन. तो राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें? डी इज राइट आंसर. ठीक है, समझ में आ गया. एक एनजी ट्यूब, मतलब एनजी ट्यूब लगाने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी रहती है? तो हाई फाउलर पोजीशन रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन. ए नर्स अंजलि इज हैंडलिंग ए फीमेल क्लाइंट हु हैड अंडरगॉन. अच्छा, थोड़ा सा मैं मिस कर लिया एक पॉइंट, थोड़ा सा मिस कर लिया मैंने एक पॉइंट. वेट प्लीज. हाँ, कोई बात नहीं, मैं यही बता दूं, थोड़ा बैक नहीं हो रहा है. अपन एनजी ट्यूब किसी पेशेंट को लगाते हैं तो उसमें हाई फाउलर पोजीशन क्यों देते हैं, है ना? तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं. एनजी ट्यूब लगाते हैं किसी पेशेंट में तो हाई फाउलर पोजीशन इसलिए देते हैं कि उसको एस्पिरेशन है, क्योंकि जब गैग रिफ्लेक्स है तो उससे एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसमें गैग रिफ्लेक्स वगैरह एक्टिव रहते हैं. तो एक तरह से रिफ्लेक्स जो एक्टिव रहते हैं तो वो एस्पिरेशन से बचाने के लिए, पेशेंट को एस्पिरेट से बचाने के लिए उसको हाई फाउलर पोजीशन देते हैं, राइट. उसके बाद चले अपन सेकेंड क्वेश्चन. नर्स अंजलि इज handling a female client who had undergone a mastectomy, which is the best position in which she should place the client. नर्स अंजलि है जो फीमेल क्लाइंट जो है उसको मेस्टेक्टोमी उसने अंडरगॉन, मतलब मेस्टेक्टोमी उसको हो रखी है. विच इज़ द बेस्ट पोजीशन. अब मेस्टेक्टोमी वाले पेशेंट के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी रहेगी? तो मेस्टेक्टोमी किसको कहते हैं? जैसा कि मेस्टेक्टोमी है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट. मेस्टेक्टोमी किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, राइट. इसको कहते हैं अपन मेस्टेक्टोमी. अब उसके लिए बेस्ट पोजीशन जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? तो इसमें ए हेड ऑफ बेड एलिवेटेड एटलीस्ट 30 डिग्री एंगल विद द अफेक्टेड आर्म एलिवेटेड ऑन ए पिलो. मतलब यूं है कि जो पेशेंट का जो बेड है उससे एटलीस्ट, मतलब कम से कम 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री जो एंगल है उसके हिसाब से रहना चाहिए. और जो अफेक्टेड आर्म है, जहाँ जिस साइड की मेस्टेक्टोमी हो रखी है उस साइड का जो उसका अफेक्टेड आर्म है वो पिलो के नीचे रहेगा. ये इस तरीके की पोजीशन रहेगी. या फॉरवर्ड साइड लेइंग पोजीशन, या फॉरवर्ड की तरफ उसको साइड लेइंग पोजीशन, मतलब एक साइड में उसको वो सुलाने वाली पोजीशन रहेगी. या सी सुपाइन पोजीशन विद द अफेक्टेड आर्म रिमेन फ्लैट, मतलब या सुपाइन पोजीशन में रखेंगे पेशेंट को
अफेक्टेड आर्म मतलब जो जिस साइड की मेस्टेक्टोमी हो रखी है उस पार्ट को, उस आर्म को फ्लैट रखेंगे, मतलब बिल्कुल सीधा रखेंगे। और लास्ट डी, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एट लीस्ट 30 डिग्री विद अनअफेक्टेड आर्म एलिवेटेड ऑन ए पिलो। या फिर जो अनअफेक्टेड आर्म है वो पिलो के नीचे रखेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? तो अपना राइट आंसर रहेगा ए। ए इज राइट आंसर। क्यों ए इज राइट आंसर क्यों है? क्योंकि जो पोस्ट मेस्टेक्टोमी क्लाइंट है ना, पोस्ट मेस्टेक्टोमी क्लाइंट विथ हेड ऑफ बेड एलिवेटेड एट लीस्ट 30 डिग्री एंगल विथ अफेक्टेड आर्म एलिवेटेड ऑन पिलो टू प्रमोट लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्न। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अफेक्टेड आर्म है, जैसे ये है, ठीक है। अब अगर जैसे माने कि पेशेंट का जो राइट साइड है, पेशेंट के राइट साइड में उसकी मेस्टेक्टोमी हो रखी है, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट हो रखी है, तो अफेक्टेड आर्म मतलब ये जो अफेक्टेड आर्म है, मतलब जिस साइड की मेस्टेक्टोमी हो रखी है, जैसे राइट साइड की मान ले अपन, तो राइट साइड में जो है एक तरह से, तो हेड तो थोड़ा सा 30 डिग्री एंगल के ऊपर रखेंगे, ठीक, हेड ऑफ द बेड। उसके बाद में पिलो रखेंगे, अफेक्टेड आर्म के नीचे पिलो रखेंगे, ठीक, क्योंकि जो इसका जो लिम्फेटिक जो फ्लूइड रिटर्न है वो प्रॉपर बना रहेगा, लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्न है वो प्रॉपर बना रहेगा, इसलिए पिलो रखेंगे अपन अफेक्टेड आर्म के जस्ट नीचे। राइट, चले आगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर बर्न ऑफ द फेस एंड हेड, द नर्स विल प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजिशन? ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर बर्न। अब देखो एक बर्न का पेशेंट है जिसका मुंह और पूरा हेड जला हुआ है, ठीक, जिसका मुंह और पूरा हेड इसका जला हुआ, ये एक तरीके से ये हो गया, राइट, इसका जला हुआ मुंह और फेस, ये पूरा एरिया जो ये है, ये अफेक्टेड एरिया इसका पूरा जला हुआ। तो नर्स विल प्लेस द क्लाइंट विच पोजीशन, तो ऐसे पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? टेनलेट बर्ड पोजीशन देंगे, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड करेंगे, या सुपाइन पोजीशन देंगे, या प्रोन पोजीशन देंगे। तो इसमें टेनलेट बर्ड पोजीशन में मैंने बताया था कि जैसे ये बेड हो गया, तो इसको इस तरीके से इसका जो 30 से 40 डिग्री एंगल में अगर उसका लोअर देन फिट रहेगा, हेड जो है नीचे रहेगा और फिट है वो ऊपर रहेगा 30 से 40 डिग्री एंगल में, तो इसको कहते हैं अपन टेनलेट बर्ड पोजिशन, ठीक है। सुपाइन पोजिशन फ्लैट पोजिशन हो गई, और प्रोन पोजिशन में क्या होगा? लाइज ऑन एब्डोमन, एब्डोमन के सपोर्ट में पेशेंट सो रहा होगा मिट्रेस पे। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपन? राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड। हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड क्यों रखेंगे? क्योंकि जो बेस्ट पोजिशन है वो एक तरह से हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड रहेगा, क्योंकि उसका जो, इसको अगर पेशेंट को जैसे मिट्रेस पे सो रहा है और हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड रखेंगे, इसका जो एडिमा है, फेशियल जो एडिमा है, क्यों बर्न हुआ तो फेशियल एडिमा होगा, तो एडिमा जो फेशियल एडिमा इसका है वो एक तरह से कम होगा, फेशियल एडिमा जो है एक तरह से कम होगा, ठीक है, इसलिए अपन बेड, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि विच ऑफ द फॉलोइंग, समझ में तो आ रही हो ना आप लोगों ने? समझ में आना बहुत जरूरी है। आप चाहे, मतलब सीधी सी बात ये, लैंग्वेज चाहे कोई भी यूज करो, चाहे किसी भी लैंग्वेज पढ़ो, है ना, बस ये कि स्टूडेंट के माइंड में एक तरह से समझ में आ जाना चाहिए आप क्या पढ़ा रहे हो, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो, कौन सा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, कौन सा, ये चीज तभी मायने रखती है जब आगे वाला जो स्टूडेंट के अंदर है ना, दिमाग के अंदर एकदम से, बिल्कुल एकदम से पूरा आगे वाला अच्छे से वो सॉफ्टवेयर है पूरा पूरा एकदम से अपडेट होता रहे, ये चीज बहुत मायने रखती है। आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, जिंदगी भर मतलब भूले नहीं, ये चीज हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में रहना चाहिए। ये है गुरु की हमेशा ये प्रतिभा होती है, किसी भी लैंग्वेज पढ़ाओ, राइट। चलते हैं अपन आगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विथ द एप्रोप्रिएट पोजिशन? अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है यहाँ पे, मतलब ये 4 तरह की पोजीशन इन्होंने दे रखी है, 4 तरह की सर्जरी या सर्जरी कर रखी है, तो इनमें से ऐसी कौन सी पोजीशन है जो उसके साथ सेट नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही है, तो अपन को मतलब एक गलत है इसमें से, और चार चार में से एक गलत है और 3 राइट है, 3 की पोजीशन एकदम एक्यूरेट है। चलो देखते हैं। ए क्या है? वेजनल एग्जामिनेशन। अब वेजनल एग्जामिनेशन लिथोटोमी पोजीशन में होता है, बिल्कुल राइट है, वेजनल एग्जामिनेशन लिथोटोमी पोजीशन में होता है। और लिथोटोमी पोजीशन किसको कहते हैं आपको पता है?
लिथोटर्म पोजीशन कहते हैं भाई साहब स्टिरिप, दोनों सेपरेटेड पाँव है, जो नी फ्लेक्स होता है 90 डिग्री एंगल में, दोनों थाई और नी फ्लेक्स होता है, और स्टिरिप के ऊपर दोनों पाँव रहते हैं। ये कौन सी पोजीशन है? लिथोटर्म पोजीशन। उसमें क्या होता है साहब, उसमें वेजिनल एग्जामिनेशन हुआ, रेक्टल एग्जामिनेशन हुआ, या नॉर्मल डिलीवरी हो गई, ये सब उसमें लिथोटर्मी पोजीशन देते हैं। बिल्कुल राइट साहब है, एकदम बिल्कुल सही है। थायराइडेक्टोमी, थायराइडेक्टोमी में क्या होता है साहब, थायराइडेक्टोमी में क्या होता है, अब देखो इसमें से थायराइडेक्टोमी हो गया, जो थायराइड जो हो गई उसको रिमूव करना, रिमूवल ऑफ थायराइड। उस समय क्या कर फाउलर पोजीशन देते हैं, बिल्कुल साहब राइट है। उस समय क्या करेंगे, फाउलर पोजीशन देंगे। अच्छा, फाउलर पोजीशन ये वापस आ गया, लो या सेमी फाउलर हो गया 15 से 30 में, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। और फाउलर पोजीशन हो गया 45 से 60, और हाई फाउलर हो गया एटलीस्ट 90 डिग्री एंगल पे ना। तो ये थायराइडेक्टोमी फाउलर पोजीशन देते हैं। और सी हेमरेडेक्टोमी, हेमरेडेक्टोमी मीन्स हेमरेड जो है वो रिमूव करना, तो उस समय क्या लेटरल पोजीशन देते हैं, बिल्कुल राइट है साहब, लेटरल पोजीशन देते हैं। तो ये 3 तरह की तो एकदम सही है, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। अब हाइपोफिजिक्टोमी प्रोन पोजीशन, हाइपोफिजिक्टोमी मतलब, हाइपोफिजिक्टोमी हो गया, हाइपोफिजिक्टोमी रिमूवल ऑफ हाइपोफाइसिस, एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया ना, पिट्यूटरी जो ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, उसको रिमूव करना। उस समय प्रोन पोजीशन रहते हैं क्या, पेट के बल लिटाते हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, लाइज ऑफ एब्डोमेन, मतलब पेट के बल नहीं लिटाते। तो अपना राइट आंसर कौन रहेगा, यूं तो देखो ये गलत है, इसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो अपना राइट, मतलब क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, डू नॉट मैच, इसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो ये अपना राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, डी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते अपन। Nurse Anju is handling a client with GERD. Yes, very good. GERD reflux disease, gastroesophageal reflux disease. Which of the following position will best help the client in this case? मतलब एक GERD वाला पेशेंट है, उसको बेस्ट पोजीशन कौन से दे रही है। अब आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, GERD क्या होता है साहब, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। यहाँ तक तो बिल्कुल कंप्लीट है। ये क्या है साहब, ये एक तरह से डाइजेस्टिव डिजीज है। क्या है साहब, डाइजेस्टिव डिजीज है, डाइजेस्टिव डिजीज है साहब। और इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, स्टोमक से एसिड निकलता है। मैं थोड़ा बता देता हूँ, हल्का सा एक बार थोड़ा बता देता हूँ। स्टोमक से या तो आप एसिड ले लो या बाइल कह दो, दोनों एक ही बात है, एसिड या बाइल। एसिड या जो बाइल होता है वो क्या करता है साहब, अपनी जो फूड पाइप होती है ना, फूड पाइप, अपने इसोफेगस कह सकते हैं उसको, फूड पाइप होती है, उसको इरिटेट करता है बार बार। फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप जिसको ट्रैकिया कहते हैं, एक होती है फूड पाइप जिसको अपन इसोफेगस कहते हैं। तो इसोफेगस की जो लाइनिंग है, इसोफेगस की जो लाइनिंग है, उसको क्या करता है साहब, इरिटेट करता है। कौन करता है, स्टोमक एसिड या बाइल कहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो जैसे ये स्टोमक हो गया, ठीक है, ये बाइल स्टोमक एसिड हो गया, ये क्या करता है साहब, ये बार बार ऊपर की तरफ आ जा रहा है, कम्स अप इनटू, एक तरह से जो हो गया वो इसोफेगस में आ जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ जीआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिप्लेस होगा, और ये इरिटेट हो गई, यहाँ म्यूकोजल जो लेयर होगी, ठीक। तो ये है इसमें। अब चलते हैं अपन, क्या होता है इसमें, तो फिर मतलब जीआरडी वाले पेशेंट में कौन सी पोजीशन देते हैं अपन, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन देंगे, या सुपेन पोजीशन देंगे, या रिवर्स टेंडेंटबर्ग पोजीशन देंगे, या सिम्स पोजीशन देंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, जीआरडी वाले पेशेंट में रिवर्स टेंडेंटबर्ग पोजीशन। अब रिवर्स टेंडेंट क्या होगा साहब, जैसे मैं बात करूँ, ये बेड है, ये इसका हेड है, ठीक है। अब अगर हेड इसका नीचे 30 से 40 डिग्री और फिट ऊपर हो गया, तो ये तो हो गया टेंडेंटबर्ग पोजीशन। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया,
वेट वेट वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा कॉल आ रहा है बार बार, अब नहीं आएगा, साइलेंट कर लिया मैंने। तो रिवर्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होगा, जब हेड ऊपर, पूरा बेड फ्लैट हो गया है इसमें, है ना, ये हेड ऊपर, और इस समय इस पोजीशन देने से क्या होगा कि मतलब एक तरह से यूं है कि जो पेशेंट का जो वो क्या कहते हैं, स्टोमक जो है, स्टोमक एम्प्टी भी कंटिन्यू रहेगा, और गैस्ट्रो इसोफेजियल जो रिफ्लेक्स होगा वो रुकेगा। GARD रिफ्लेक्स होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स जो होता है ना, वो एकदम से स्टॉप हो जाएगा, ये है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। 6 नंबर क्वेश्चन, A patient with pleural infusion is scheduled to have a thoracentesis. The nurse on duty will assist the client on which position during the procedure, right? अब ये कह रहा है एक पेशेंट है प्लूरल इन्फ्यूजन का, जो उसकी थोरासेंटेसिस का मतलब उसका होना है, थोरासेंटेसिस होना है। द नर्स ऑन ड्यूटी विल असिस्ट द क्लाइंट टू विच पोजिशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर उसका हो रहा है तो उसमें कौन सी पोजिशन देंगे, राइट? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लाइंग इन बेड ऑन द अनअफेक्टेड साइड विथ हेड ऑफ द बेड elevated above 45 degree angle, forward side lying position with head of bed flat, या सी lying in bed on the affected side with head of bed elevated above 45 degree angle, या डी supine position with both arms extended। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि प्लूरल इन्फ्यूजन एक्चुअली में होता क्या है। जैसे आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, प्लूरल इन्फ्यूजन साहब होता है कि एक तरह से प्लूरल कैविटी से प्लूरल जो स्पेस होता है, प्लूरल स्पेस से फ्लूइड निकालना, प्लूरल स्पेस से फ्लूइड निकालना, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है कई बार, है ना, ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से निकालना। और थोरासेंटेसिस क्या होता है साहब, थोरासेंटेसिस हो गया एक तरह से क्या हो गया साहब, ये प्रोसीजर है, राइट? ये प्रोसीजर है, PROCESUR, ये प्रोसीजर हो गया साहब। इसमें क्या होता है कि प्लूरल फ्लूइड है, उसको रिमूवल ऑफ प्लूरल फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस से फ्लूइड को रिमूवल करना, रिमूवल ऑफ फ्लूइड, राइट, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। कैसे करते हैं, बाई इंसर्टिंग निडल। उसमें क्या करते हैं, निडल एक है वो इंसर्ट करते हैं प्लूरल स्पेस से, और एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है या जो ज़्यादा फ्लूइड होता है तो वो निकाल देते हैं। उससे क्या है, पेशेंट को डिस्निया वगैरह हो जाता है, उससे जैसे ही फ्लूइड निकालते हैं तो वो डिस्निया वगैरह एकदम से रिलैक्स हो जाता है पेशेंट, राइट? और कहाँ से निकालते हैं, बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल। जो प्लूरल स्पेस होते हैं ना, प्लूरल कैविटी, तो लंग्स और उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ से प्लूरल फ्लूइड निकालते हैं। उस समय पेशेंट को कौन सी पोजीशन देगा, तो लाइंग, ए इज राइट आंसर, लाइंग इन बेड ऑन द अनअफेक्टेड साइड। अनअफेक्टेड साइड मतलब जिस साइड से फ्लूइड नहीं निकालना है, उससे अनअफेक्टेड साइड्स में उसको आगे की तरफ, कार्डियक टेबल, एक तरह से कार्डियक टेबल हो गई पेशेंट की, उस पर सुलाएंगे। पेशेंट ऐसे सोता है, जैसे ये कार्डियक टेबल हो गई, और पेशेंट हाथ आगे करके ऐसे सोएगा पेशेंट, है ना। तो यहाँ से फ्लूइड अगर ये प्लूरल स्पेस है, उसको नीडल इंसर्ट करके एक तरह से फ्लूइड निकालना, तो आगे की तरफ देंगे। हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड अबाउट 45 डिग्री एंगल, याद रखना 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल के ऊपर उसको सुलाते हैं। नेक्स्ट, द नर्स मारिया इज एडमिनिस्ट्रिंग ए क्लीनिंग एनिमा, किसी एनिमा, जो भी क्लीजिंग एनिमा लगा रही है, टू ए क्लाइंट विद सीवियर कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट में एनिमा लगा रही है, सिविल पैलेस ऑन द क्लाइंट इन विच पोजिशन। तो उस समय पेशेंट को कौन सी पोजिशन देगी, ठीक, लो फाउलर पोजिशन, हाई फाउलर पोजिशन, लेफ्ट सिम्स पोजिशन, या राइट सिम्स पोजिशन। तो इसमें देखो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर किसी पेशेंट में एनिमा लगाना है, अगर किसी पेशेंट में एनिमा लगाना है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे जिगरियों, कि अपन लेफ्ट लेटरल पोजिशन, कौन सी पोजिशन, लेफ्ट लेटरल पोजिशन, या फिर उसमें लेफ्ट सिम्स पोजिशन, लेफ्ट सिम्स पोजिशन,
लेफ्ट सिम्स पोजीशन देते हैं, दोनों में से। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं थोड़ा हल्का सा बताता हूँ। लेफ्ट लेटरल का मतलब तो ये हो गया, लेफ्ट लेटरल का तो बिल्कुल ही मतलब करवट दिला के लेफ्ट साइड में उसको करवट दिला के, उसका लेफ्ट हैंड जो है नीचे रहेगा, लेफ्ट साइड में करवट दिला के टर्न हेड टर्न इनटू वन साइड रहेगा, और इस तरीके की पोजीशन है उसको कहेंगे अपन लेफ्ट लेटरल। और अगर किसी पेशेंट में पाँव जो है ऊपर वाला लोअर जो लेग है, ऊपर वाला जो पाँव है वो क्या करेगी इसमें, वो रहेगा एकदम से फ्लेक्स्ड रहेगा 45 डिग्री एंगल पे, और नीचे वाला है जो 30 डिग्री एंगल पे ये पाव रहेगा थोड़ा सा। तो इस समय इस पोजीशन को कहेंगे सिम्स पोजीशन, है ना। तो दोनों सही है। इसमें पीसीएन में लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्यों देते हैं या लेफ्ट सिम्स पोजीशन क्यों देते हैं, तो इसका एक रीजन है। इसका एक रीजन है, रीजन ये है इसमें कि आप जैसा कि आप जैसा कि मैं बताने की अगर कोशिश करूं, तो इसमें एक तो क्या है, ग्रेविटी इसमें काम करती है। जो फ्लूइड अपन कुछ भी एनिमा दे रहे हैं, जो लिक्विड है वो ग्रेविटी से उसका अंदर मतलब अच्छे से वो फोर्स से चला जाता है। प्लस उसमें ये होता है कि सिग्मोइड कॉलन की जो एनाटोमिकली जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन देने से अच्छे से एनिमा जाता है। सिग्मोइड सिग्मोइड कॉलन सिग्मोइड कॉलन की जो स्ट्रक्चर है, एनाटोमिकल स्ट्रक्चर कह दो आप, एनाटोमिकल एनाटोमिकल मारे सतूत मत पप्पू बैठो है, बड़ा मस्त बोल रही है बार बार, और मेरे को कह रहा है कि नेक्स्ट 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 चलते रहो बस आप। इसकी आवाज़ भी अच्छी लग रही है, और बीच बीच में ये मेरे को कह भी रहा है कि जल्दी से चले जाओ मेरे फार्म हाउस में, आपके घर जाओ, ये मेरी जगह है, ये ऐसा कह रहा है पापा। चलो, एनाटोमिकल स्ट्रक्चर जो है उसकी ऐसी होती है। अब मैं बताने की अगर कोशिश करूँ तो आपने देखो जैसा कि ये हो गया, ये हो गया, ये एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे हो गई, और यहाँ पे फिर एक तरह से अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स से फिर ये एक तरह से ये ट्रांसवर्स कॉलोन होगी, डिसेंडिंग कॉलोन होगी, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन से फिर ये एक तरह से सिग्मोइड कॉलोन, और फिर ये रेक्टल एनल रेक्टम तक खुलती है। अब मैं अगर बात करूँ जैसे यहाँ से है, तो देखो ये राइट साइड हो गया, ठीक, और ये इसका लेफ्ट साइड हो गया। आपने एनाटोमी अगर पढ़ी होगी डाइजेस्ट सिस्टम में, मैंने बताया हुआ है, नहीं देखे तो मेरे दूसरी वीडियो देख सकते हो, उसमें डाइजेस्ट सिस्टम में पूरा अच्छे से मतलब मेंशन किया हुआ है कि जो सिग्मोइड जो कॉलोन है, ये वाली सी शेप वाली थोड़ी सी होती है, सिग्मोइड जो कॉलोन होती है वो लेफ्ट साइड में एनाटोमिकली स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो इस साइड में अगर पेशेंट को इस साइड में लिटाते हैं, इस साइड में अगर लेफ्ट साइड में पेशेंट को लिटाते हैं, जैसे ही अपन एनिमा देंगे तो आराम से क्या है, इस साइड में ग्रेविटी से फ्लूइड जो आराम से ऊपर चला जाएगा, और पूरा क्लीजिंग जो पर्पज है अपना आराम से पूरा हो जाएगा। इसलिए अपन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुलाते हैं पेशेंट को। ठीक, चले आगे, आराम से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि what type of client would benefit the most from elevated head of the bed position। अब ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी जो इसमें पोजीशन है, ऐसे कौन सी मतलब प्रोसीजर है जो ये बेड की जो पोजीशन है वो एलिवेटेड हेड रखेगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो अपन देखते हैं, पेशेंट हु हैड ए हेमरेक्टोमी, हेमरेक्टोमी वाले पेशेंट में, या पेशेंट हु हैड ए लेरिंजेक्टोमी, लेरिंजेक्टोमी वाले पेशेंट में, या पेशेंट हु हैड ए लिवर बायोप्सी, या पेशेंट हु हैड ए लंबार पंचर। तो मैं सबके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हेमरेक्टोमी में कौन सी पोजीशन देते हैं अपन, हेमरेक्टोमी देते हैं साहब लेटरल पोजीशन। अब राइट हो या चाहे लेफ्ट हो, लेटरल पोजीशन देते हैं, राइट। नंबर 1, हेमरेक्टोमी कौन सी पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल। लेरिंजेक्टोमी में कौन सी पोजीशन देंगे, जिसका लेरिंजेक्टोमी हो रही है तो उसमें कौन सी पोजीशन देंगे, तो उसमें देंगे से एलिवेटेड बेड, एलिवेटेड हेड, राइट। लिवर बायोप्सी में कौन सी पोजीशन देंगे, लिवर बायोप्सी की अगर बात करें तो लिवर बायोप्सी ड्यूरिंग, इसमें दो तरह की पोजीशन है याद रखना। ड्यूरिंग, जब लिवर बायोप्सी हो रही है, जब लिवर बायोप्सी हो रही है तो उस समय तो देंगे साहब अपन सुपाइन पोजीशन, और लिवर बायोप्सी होने के जस्ट बाद में, लिवर बायोप्सी होने के जस्ट बाद में देंगे अपन राइट लेटरल,
क्यों देंगे बता देता हूँ मैं। आपको जैसे पता होगा कि लीवर बायोप्सी में लीवर होता कहाँ है, लीवर एक्चुअली में होता है राइट साइड में, राइट साइड में होता है। तो सुपाइन पोजिशन देने से आराम से उसका बायोप्सी के लिए नीडल इंसर्ट करके जो भी अपना प्रोसेस है वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एडिक्वेट जो पोजीशन होती है वो सुपाइन पोजीशन होती है। उसके बाद में क्या है कि उसको वापस प्रेशर से सुलाना पड़ता है पेशेंट को। तो राइट लेटरल साइड में उस पेशेंट को सुलाएंगे ताकि ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है, ब्लीडिंग नहीं होगी और आराम से ठीक हो जाएगा पेशेंट, राइट। अब रही बात लंबार पंचर की। लंबार पंचर में क्या करता है, जैसे कि आपको पता है कि लंबार पंचर में ड्यूरिंग में मतलब जब लंबार पंचर होता है तब तो क्या करेंगे अपन, जब लंबार पंचर होता है तो उस समय तो क्या करेंगे अपन, ऑलमोस्ट सी शेप, है ना, ऑलमोस्ट सी शेप वाली पोजीशन देते हैं। सी शेप मीन्स जैसे ये हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसके पाँव हो गए, पूरे अंदर की साइड नी फ्लेक्स हो गया, ये इस साइड में मतलब फिटल, ऑलमोस्ट फिटल शेप की पोजीशन देते हैं। और फिर L3 L4 जो भी लंबार पंचर करना है वो प्रोसेस कर देते हैं वो। उसके बाद में सुपाइन पोजीशन आफ्टर लंबार पंचर के आफ्टर कौन सी पोजीशन देते हैं साहब, सुपाइन पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन। कितने टाइम के लिए, 4 to 12 आवर्स के लिए, मतलब मैक्सिमम 4 घंटे तो उसको सुपाइन पोजीशन सुनना ही सुनना, राइट मेरे दोस्तों। चले आगे, चलो। Nurse Suman is taking care of a client with DVT. Which position should be provided to the client? ठीक है, डीबीटी वाला पेशेंट है, उसकी केयर करिए पेशेंट को, तो कौन सी पोजीशन उसको देंगे। ए इज बेड रेस्ट विथ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज रिमेन फ्लैट एट ऑल टाइम्स, या बी बेड रेस्ट विथ द अनअफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज ऑन टॉप ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, या सी बेड रेस्ट विथ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी इन ए डिफेंडेड पोजीशन, या बेड रेस्ट डी बेड रेस्ट विथ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एलिवेटेड। ये देखो रेड का मार्कर भी किया है मैंने। तो इसमें क्या करेंगे अपन, थोड़ा बता देता हूँ डीवीटी के बारे में। सबसे पहले तो अपन चलते हैं पहले डीवीटी के बारे में, होता क्या है डीवीटी, होता क्या है डीवीटी, होता क्या है साहब। डीवीटी होता है जैसा कि लिखा हुआ भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या हो गया कि ये एक तरह से यूं समझा कि ये सीरियस कंडीशन होती है बहुत ही ज़्यादा। ये क्या होती है बॉस, ये सीरियस कंडीशन होती है, सीरियस कंडीशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से यूं देकर सीरियस कंडीशन होती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो थ्रोम्बस होता है ना, ब्लड क्लॉट कह दो आप, ब्लड क्लॉट कह दो या थ्रोम्बस, ब्लड क्लॉट को जिसको अपन थ्रोम्बस भी कहते हैं, राइट, ब्लड क्लॉट कह दो, थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस कह दो। तो बॉडी के जो डीप वेन है, डीप वेन से ही पता चल रहा है, डीप वेन मतलब ऐसी वेन है जो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डीप है। जो डीप वेन हो गई उसके अंदर जो थ्रोम्बस है, वो क्लॉट है, जो वो एक तरह से अटक जाता है, वहां पे फंस जाता है, ठीक है ना। तो वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। और स्पेशली जो डीप वेन होती है ना, उसमें जैसे आर्म हो गई या लेग्स हो गई या बॉडी के अदर पार्ट में भी ये चल के फंस जाता है। तो ये क्या करता है साहब, डीबीटी फिर क्या करता है कि फंसने के बाद ये क्या करता है कि ये कभी भी एम्बुलाइज होकर ट्रांसफर हो सकता है। एम्बुलाई क्या है कि ये एक तरह से ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरा। तो ब्लड क्लॉट क्या करता है, एम्बुलेंस ट्रेवल टू लंग्स, राइट, ट्रेवल टू लंग्स, एम्बुलाई बन के लंग्स की तरफ ट्रेवल कर सकता है। और लंग्स में क्या कर सकता है साहब, एक तरह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी ये कॉम्प्लिकेशन भी कह सकते हैं आपको, ये एक तरह से साइड इफेक्ट है बहुत तगड़ा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है डीवीटी, ठीक है। तो डीवीटी साहब जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है या ये सीरियस कंडीशन कर सकता है, तो अपन क्या करेंगे, एक डीवीटी वाले पेशेंट पोजीशन कौन सी देंगे, फिर उसको पोजीशन देंगे साहब एक तरह से पहले तो बेड रेस्ट, पहले तो क्या है बेड रेस्ट, ठीक, बेड रेस्ट। बेड रेस्ट क्यों कर, बेड रेस्ट के लिए क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे साहब, क्योंकि वो अगर क्लॉट है वो घूमेगा फिरेगा या इधर उधर घूमेगा, पेन किलर लेके जो भी है ट्रीटमेंट लेके अगर घूमेगा, तो वो क्या कर सकता है साहब कि वो एम्बुलाई बन सकता है, एम्बुलाई पल्मोनरी वो ट्रेवल करके एक तरह से लंग्स में जा सकता है और वो और ज़्यादा सीरियस कंडीशन कर सकता है। तो बेड रेस्ट देंगे उसको विद द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज,
विद द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज एलिवेटेड, उसका जो अफेक्टेड मतलब जैसे ये लेग में हो गया, जैसे ये लेग में हो गया, जैसे राइट लेग में उसका डीबीटी हो गया यहाँ पे, है ना, थॉम्बस यहाँ उसका है। अब वो क्या करे, ज़्यादा घूमेगा फिरेगा तो वो फिर एक तरह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म ट्रेवल करके एम्बोले जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेस्ट है कि इसको एक तो बेड रेस्ट करे, उसके साथ में अगर राइट साइड में उसका डीबीटी हो रखा है तो राइट लेग के नीचे अच्छे से पिलो लगा के उसको ट्रेवल मतलब एक तरह से उसको एलिवेट करना है। और एलिवेट करने से क्या मतलब है कि एक तरह से वो जब मतलब उसका एक तो उसका पेन कम होगा। एलिवेट करने से क्या मतलब है, उसका एक तो पेन है रेड्यूस हो जाएगा, और एक जो है वो डीबीटी की वजह से जो एडिमा हो रखा है वो भी एडिमा जो भी है वो भी एक तरह से रेड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, पेन और दोनों रेड्यूस हो जाएगा। इसलिए अपन उसको एलिवेट रखते हैं और बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं डीबीटी वाले पेशेंट। चलो 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है साहब, नर्स सुमन had just received a post-operative total hip replacement THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट वाला पेशेंट है, उसको रिसीव किया है उसने, जस्ट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जस्ट हुआ है THR, क्लाइंट फ्रॉम द रिकवरी यूनिट से उसने रिसीव किया है, विच इज द बेस्ट पोजिशन इन विच सी शुड पैलेस द क्लाइंट। बेस्ट पोजिशन इसमें कौन सी रहेगी, तो अपन ए ऑप्शन क्या कह रहा है, साइड लाइन विद द अफेक्टेड लेग एक्सटर्नली रोटेट, साइड लाइन पोजिशन देगी, बिल्कुल नहीं देगी जी। साइड लाइन विद द अफेक्टेड लेग इंटरनली रोटेट के साथ साइड लाइन देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी साहब। ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड विद द लेग एबडक्टेड और ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड विद द लेग एडक्टेड। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये दोनों तो कोई खास नहीं है। एबडक्टेड और एडक्टेड का क्या मतलब है, आपने जैसे मैंने एनाटॉमी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने एनाटॉमी से ही याद हुआ मेरे को, इसलिए एक होता है एडक्शन, एबडक्शन, एक होता है एडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ मोटा मोटा, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर जैसे कमिंग टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ योर बॉडी, तो एक तो क्या है कि बिल्कुल ही अवे जाना, मिड लाइन से दूर जाना, उसको क्या कहते हैं, एबडक्शन। जैसे आपका सेंटर पॉइंट है बॉडी का, ये है। अब सेंट्रल लाइन जो मिड लाइन है उससे दूर जाना, किसी पार्ट को दूर ले जाना, उसको कहेंगे अपन एबडक्शन। और पास लाना, सेंट्रल लाइन के और पास लाना, उसको कहेंगे अपन एडक्शन। राइट, ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक, ये है साहब। तो एबडक्शन का मतलब हो गया मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ योर बॉडी, मूविंग अवे, मूविंग अवे, ये मूविंग अवे फ्रॉम योर मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मूविंग अवे, इसको कहते हैं एबडक्शन। और एडक्शन हो गया कमिंग टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ योर बॉडी, टुवर्ड, कमिंग मतलब पास में आना, अवे मतलब दूर जाना, बस सीधी सी बात ये याद रखना। अब इसमें से अपन को क्या फिर होगा, एक तरह से THR, जैसे THR अगर किसी पेशेंट का हो रखा है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये फीमर बनाया मैंने, ये लो साहब, अच्छा खाता पीता घर वाला पेशेंट बना दिया मैंने, थोड़ा मोटा हो गया, चलेगा, है ना, अंडरस्टूड होना चाहिए यार, क्या करना है हमको, एक तरह से बढ़िया मजे से पढ़ना है, मजे लेके पढ़ना है, सीरियस होकर नहीं पढ़ना है। बाबा जी बना दिए अच्छे से। अब THR देखो, अब THR, अब THR जैसे मैं मानूंगा ये भाई लेफ्ट साइड को, इसको ये यहाँ से टोटल हिप रिप्लेसमेंट इसका हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड का। अब क्या होगा कि ये कह रहा है कि ऑन द नॉन, मैं सी राइट आंसर बता रहा हूँ, सी ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड, ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड, नॉन ऑपरेटिव साइड कौन सी है, ये वाली है, ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड विद लेफ्ट लेग एबडक्टेड, एबडक्टेड मतलब दूर जाना, तो इससे दूर ले जाके इसको अच्छे से रखना है, ठीक है, इससे दूर ले जाके अच्छे से रखना पाँव को, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, लेग अपडेटेड। अब एडक्टेड मतलब तो पास में आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिव साइड पास में, तो पास में क्यों रखेगा, अपन दूर रखेंगे, है ना, ये है। चलो आगे चलते अपन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न टू ए नर्सिंग यूनिट आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन, ठीक है,
performed using the femoral artery. The nurse places the client in which position? बहुत ही मस्त क्वेश्चन आया हो साहब, पढ़ता रहो बस, पढ़ता रहो, बॉडी बनाओ बस, और एग्जाम की तैयारी करते रहो, बढ़िया मस्त। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है, यहाँ पे बताया इन्होंने कि कार्डियक जो कैथेटराइजेशन है फीमोरल आर्टरी से हो रखा है उसका। यार हवा भी बहुत चल रही है, हवा भी बहुत चल रही है, हवा परेशान कर रही है थोड़ी थोड़ी, खुला है साथ चारों तरफ से खेत में। चलो, कार्डियक कैथेटराइजेशन है परफॉर्म्ड यूजिंग ए फीमोरल आर्टरी। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ ना। ए क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न to a nursing unit after a cardiac catheterization performed using the femoral artery. The nurse places the client in which position? Option A, bed rest with head elevation at least 30 degree, bed rest with head elevation at 45, या bed rest with head elevation 60, या elevation 90। मतलब इनमें से कितने डिग्री तक वो रखेगा अपन को। देखो इन्होंने सिर्फ फोकस किया है कि मतलब कौन सी डिग्री एंगल पे हेड एलिवेशन रखना है, बस ये। तो मैं मोटा बता देता हूँ, मोटा मोटा थोड़ा। कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है? कार्डियक कैथेटराइजेशन आपने पढ़ा भी होगा। कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है? कार्डियक कैथेटराइजेशन सब होता है, एक तरह से यूँ कहो कि कार्डियोवैस्कुलर मतलब कंडीशन होती है जिसमें से कोई भी डिजीज हो गई, हार्ट कितना अच्छे से चल रहा है, हार्ट कितना अच्छे से चल रहा है उसको विजुअलाइज करना है, उसका मतलब एक तरह से एनालिसिस करना। उस समय अपन को ये कार्डियक कैथेटराइजेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे हार्ट की लेयर हो गई, हार्ट की जो मसल्स हो गई, लेयर हो गई, एक तरह से वॉल्व हो गए, है ना, वॉल्व हो गए, या चैम्बर हो गए, हार्ट के चैम्बर हो गए, या मानो आप कोरोनरी आर्टरी हो गई, कोरोनरी आर्टरी हो गई, है ना। अपन एंजियोग्राफी नहीं करते, अपन एंजियोग्राफी करते हैं अपन, है ना, असिस्ट करवाते हैं ना अपन, डॉक्टर करते हैं खैर, लेकिन अपन असिस्ट करवाते हैं उसको, राइट। तो एंजियोग्राफी, ये सारी चीजें क्या है, ये कार्डियक कैथेटराइजेशन एक तरह से यूं समझो आपकी ये क्या है, ये एक तरह से डायग्नोस और ट्रीटमेंट भी होता है, क्योंकि और एग्जामिनेशन करते हैं, तो एक तरह से कंडीशन या प्रोसीजर हो गया। कार्डियक कैथेटराइजेशन एक तरह से प्रोसीजर हो गया। और इसमें क्या होता है साहब, लॉन्ग थिन ट्यूब, मतलब लॉन्ग थिन बिल्कुल ही पतली छोटी सी ट्यूब होती है जिसको अपन कैथेटराइजेशन कहते हैं, कैथेटर कहते हैं, वो इंसर्ट करते हैं। और कहाँ से इंसर्ट करते हैं? ये आर्टरी में भी कर सकते हैं और वेन में भी करते हैं, याद रखना। कोई जरूरी नहीं है कि आर्टरी में ही करें, आर्टरी में भी करते हैं और वेन में भी करते हैं। कहाँ से करते हैं? ग्रोइन पार्ट में, ग्रोइन। ग्रोइन कौन सा हो गया, जैसे थाई से या एक्जिला से, इस साइड से। और इसमें क्या होता है साहब, इसमें होता है एक तरह से नेक या आर्म, नेक हो गया, आर्म हो गया, या फीमोरल आर्टरी हो गई, ठीक है। उस तरीके से कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है वो करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हार्ट की डिजीज को फाइंड आउट करते हैं, ये भी बता दिया मैंने। अब चलते हैं इसमें क्या बताता हूँ मैं कि कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है एक तरह से ये भी मतलब इसके कॉम्प्लिकेशन भी बड़े तगड़े होते हैं, तो इसलिए अपन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और हेड बेड रेस्ट जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं करते, याद रखना दोस्तों, 30 डिग्री से हेड एलिवेशन ज़्यादा नहीं करते हैं। और बिल्कुल ही केयर इसकी अच्छे से करनी पड़ती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चलो चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है। A nurse is preparing to care for a client who had undergone a above knee amputation of the right leg, राइट लेग का उसका above knee amputation हो गया पेशेंट का, ठीक है। तो the nurse planned to allow which position for the client on the first 24 hours, 24 आवर्स जो फर्स्ट है ऑपरेटिव के पोस्ट ऑपरेटिव के बाद में कौन सी पोजीशन देगी? सुपाइन पोजीशन विद द अफेक्टेड लिम्ब फ्लैट ऑन द बेड, सुपाइन पोजीशन विद द अफेक्टेड लिम्ब सपोर्टेड विद पिलोज, या prone position with the affected limb on a dependent position,
या 10 लाइन बर्थ पोजिशन, इसमें से राइट कौन सा है? तो राइट होगा मेरे दोस्त सुपाइन पोजिशन, मतलब बिल्कुल फ्लैट सुलाना उसको, विद द अफेक्टेड लिम्ब सपोर्टेड विद पिलो। ठीक है, अब इसमें भी बता देता हूँ कि क्या है ये एक्चुअली में। एबोव नी एम्पुटेशन क्या होता है? एम्पुटेट किसको करना है? एम्पुटेट का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे कोई डिजीज हो गई, कोई डिजीजेस की वजह से हो गया, या कोई ट्रॉमा की वजह से हो गया, या कोई इन्फेक्शन की वजह से हो गया, या कोई वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज। वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज मतलब ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं हो रही हो कोई पार्ट में, तो उस पार्ट को क्या करते हैं, एक तरह से प्रोसीजर ऑपरेट करके उसको कट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? एम्पुटेटेड। उस पार्ट को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? एम्पुटेशन कर दिया, है ना। तो अब इसमें क्या है कि एबो नी एम्पुटेशन, मतलब नी से थोड़ा सा ऊपर एम्पुटेशन उन्होंने कर दिया। चलो ठीक है, कर दिया साहब। उसमें क्या करेंगे अपन कि पेशेंट को एक तो सुपाइन पोजिशन दिलाएंगे। दो दो देखो, दो तरह की है, एक तो सुपाइन पोजिशन दिलाएंगे, और अफेक्टेड लिम्ब जो है सपोर्टेड विद पिलो, मतलब जिस साइड का एम्पुटेशन उन्होंने कर दिया है, जैसे ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, ये नी है उसके, ये उसके हैंड है, और ये इसका मुंह। अब जैसे एबो राइट साइड, राइट लेग का, तो राइट लेग का एबो नी, ये नी है, यहाँ तक जैसे एम्पुटेट कर दिया तो ये पार्ट तो पूरा गया काम से, है ना, ये तो निकल गया बाहर। अब यहाँ से कर दिया तो यहाँ पे नीचे पिलो लगाना पड़ेगा, सुपाइन विथ पिलो लगाएंगे। पिलो क्यों लगाएंगे साहब? पिलो लगाने का मतलब भी यही है कि पिलो इसलिए लगाएंगे कि उसका जो लिम्ब है, लिम्ब के नीचे पिलो लगाना ही पड़ेगा अपन को, है ना। उससे क्या है कि वेनस रिटर्न भी प्रॉपर रहेगा, ब्लीडिंग वगैरह नहीं होगी, एडिमा कम होगा, पेन कम होगा, तो इसलिए अपन को लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज टू बी ऑन ए बेड रेस्ट for 24 hours and the affected extremity is to be kept straight during this time. Which of the following procedure would require a client to do the above? अब देखो इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है साहब कि एक पेशेंट है जो कि मतलब बेड रेस्ट 24 आवर्स बेड रेस्ट कर रहा है, और अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी टू बी केप्ट स्टेट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो मतलब ऐसा कौन सा प्रोसीजर बिल्कुल स्टेट ड्यूरिंग स्टेट, उसका जो है एक्सट्रीमिटीज, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज है वो भी बिल्कुल ही स्टेट रखा हुआ है। ठीक, तो अब जैसे मैं इसमें बताऊं तो वेरिकोज वेन सर्जरी, तो वेरिकोज वेन सर्जरी ये क्या है? एक तरह से सर्जिकल प्रोसीजर है ये भी सर्जिकल प्रोसीजर है। उसमें क्या करेगा कि आपकी जो वेरिकोज वेन है उसको रिमूव कर दिया जाता है ना। वेरिकोज वेन है उसको रिमूव किया जाता है, उसमें लेग हो या थाई हो। माइलोग्राम क्या होता है? माइलो, माइलो से पता है आपको माइलो क्या होता है? माइलो, माइलो से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड या कह दो आप बोन मेरो, उस पार्ट की माइलोग्राम, ग्राम मतलब एक तरफ से उसका एनालिसिस करना, उसका इमेजिंग टेस्ट, डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेस्ट, डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेस्ट हो गया। उसमें क्या हो गया साहब कि स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पकड़ में आ जाएगी, जैसे कॉन्ट्रास्ट या नॉन कॉन्ट्रास्ट करवाते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी उसमें जैसे नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड में नर्व हो गई या रूट्स हो गए या अदर कोई टिश्यू कोई डैमेज हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो वो उसमें एक तरह से पकड़ में आ जाती है। अब एब्डोमिनल एनेरिज्म में रिसेक्शन क्या हो गया? एब्डोमिनल एनेरिज्म में मतलब एक तरह से एनेरिज्म में रिसेक्शन क्या हो गया कि ये भी एक तरह से एब्डोमिनल इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है, इसमें क्या होता है? एरोटिक एनेरिज्म हो गया, या तो एरोटिक एनेरिज्म हो गया, या मिजेंट्रिक इच्छिमिया हो गया, मिजेंट्रिक इच्छिमिया हो गया। उस समय क्या हो गया? ये एक तरह से इमरजेंसी कंडीशन हो गया तो इसका रिसेक्शन कर देते हैं, है ना। और आर्टियल वेस्कुलर ग्राफ्टिंग क्या हो गया? ये एक तरह से ये हो गया कि अल्टरनेटिव पैथ है ये भी। सीबीजी नहीं सुना है नाम? सीबीजी डायरेक्ट, मतलब जो चीज है उसको जो खराब हो गई या जो नैरो हो गई पार्ट उसको कट करके, ये जैसे दो आर्टरी हो गई, है ना, जैसे ये दो आर्टरी हो गई और एक इधर इसका इसका अगर जैसे जैसे यहाँ पे कहीं पे खराब हो गए, नैरो हो गए, तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया और ये से यहाँ से इसको जोड़ देंगे, और ये कहीं आगे ब्लड सप्लाई होगी तो वो प्रॉपर इसमें कहीं कहीं यहाँ पे भी जोड़ देंगे, एक तरह से ये हो गया। तो आप ये समझो कि एक नया अल्टरनेटिव जो पैथ है वो बना देते हैं इसमें, और ब्लड फ्लो को प्रॉपर बनाती है
तो उसको क्या कहते हैं आर्टियल वेस्कुलर ग्राफ्टिंग। तो आर्टियल वेस्कुलर ग्राफ्टिंग में बिल्कुल ही एक तरह से वो 24 आवर्स तक और अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी टू बी केप्ट स्टे ड्यूरिंग द आर्टियल वेस्कुलर ग्राफ्टिंग में रखना पड़ता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द बेस्ट पोजिशन फॉर द क्लाइंट विथ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। अब ये क्या है, डिसरिफ्लेक्सिया क्या है, ऑप्शन ए सिम्स पोजिशन, फाउलर पोजिशन, सेमी फाउलर पोजिशन, हाई फाउलर पोजिशन। अब इसमें मैं बताऊं आपको तो डाइस रिफ्लेक्सिया क्या है, पढ़ा भी होगा अपना कई बार। डाइस रिफ्लेक्सिया क्या होता है साहब, ये कंडीशन होती है, ये भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि आपकी जो इनवॉल्यूंटरी जो नर्वस सिस्टम है वो ओवर रिएक्शन कर लेता है। इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम है, इनवॉल्यूंटरी जो नर्वस सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्ट कर देता है एकदम से किसी भी स्टिमुलेशन। उसमें क्या होगा कि डिस रिफ्लेक्सिया में ब्लड प्रेशर तो आपका एकदम से पिक हो जाएगा, स्पाइक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपकी जो हार्ट रेट होती है वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगी, राइट। तो ये क्या करेगा, इस समय अगर ये सिचुएशन हो गई ब्लड प्रेशर बढ़ गया और आप सोचो ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का बढ़ जाता है और हार्ट रेट एकदम से कम हो जाएगी, तो ये क्या करे, एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ने से स्ट्रोक भी हो सकता है, उसको सीजर भी आ सकते हैं पेशेंट को, है ना, और कार्डियक अरेस्ट भी पेशेंट हो सकता है, एकदम से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है अगर टाइम पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाता। तो इसमें क्या करेंगे अपन, पेशेंट को डिस रिफ्लेक्सिया में हाई फाउलर पोजिशन देंगे। हाई फाउलर पोजिशन देने से क्या मतलब है कि जैसे ये पेशेंट को यहाँ एकदम से कार्डियक टेबल इस तरीके से सुलाएगी, क्यों कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्ट्रोक से प्रिवेंट करने के लिए अपन को एकदम से ये करना ही पड़ेगा, हाई फाउलर पोजिशन दिलाएंगे तो, राइट। स्ट्रोक नहीं होगा तो उसका मतलब, और कार्डियक अरेस्ट भी एक तरह से प्रिवेंट होगा, कहीं न कहीं सीजर्स नहीं आएंगे, प्लस हार्ट रेट जो है वो हार्ट रेट भी एक तरह से मैनेज रहेगी कुछ टाइम के लिए, और प्रॉपर मैनेज करना पड़ सकता है आगे के लिए। चलो आगे नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन, A nurse is caring for a client who has returned to the recovery unit following a craniotomy. The nurse can safely place the client in which of the position, right? अब एक पेशेंट है, क्रेनियोटोमी हो गई पेशेंट की, क्रेनियोटोमी उसकी रिकवरी रूम से लेके आए, क्रेनियोटोमी हो रखी है, तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, तो फर्स्ट वन है टेनलेंट पोजीशन, इसमें पेन थोड़ा दूसरा लेते हैं अपन, टेनलेंट पोजीशन, फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन विद द हेड इन ए मिडलाइन पोजीशन या सुपाइन पोजीशन विद द नेक लेफ्ट। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, राइट आंसर रहेगा साहब अपना सी, सेमी फाउलर पोजीशन विद द हेड इन ए मिडलाइन पोजीशन। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ क्रेनियोटोमी है क्या चीज, थोड़ा बता देता हूँ मैं। एक होता है क्रेनियोटोमी, एक होता है क्रेनियोटोमी, एक होता है क्रेनियोटोमी, CT, इसमें CRANIOTOMY, क्रेनियोटोमी। एक होता है क्रेनी, है ना, क्रेनिकटोमी, CTOMYNI, और एक होता है क्रेनियोप्लास्टिक, एक होता है क्रेनियोप्लास्टिक, तीनों अलग अलग टर्म्स है। क्रेनियोटोमी में क्या होता है कि टेम्पररी रिमूवल ऑफ बोन ड्यूरिंग अनदर प्रोसीजर, मतलब टेम्पररी जो बोन है, क्रेनियल जो बोन है वो टेम्पररी कुछ टाइम के लिए रिमूव कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए मतलब रिमूव कर देते हैं, कोई और प्रोसीजर मतलब ब्रेन का कुछ और जो सर्जरी करनी है तो कुछ टाइम के लिए वो क्रेनियल जो बोन होगी वो निकाल देंगे, और जैसे ही सर्जरी होगी उससे पहले वो सर्जरी से पहले वो वापस वो जो बोन है वो क्रेनियल जो भी बोन है उसको वापस रिप्लेस कर लेते हैं, वापस उसको लगा देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक हो गया क्रेनिएक्टमी। क्रेनिएक्टमी में क्या होता है कि जो बोन है
ये एक तरह से इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, बोन इज नॉट इमीडिएटली रिप्लेस। इसमें तो जब सर्जरी होती है तब लगा देते हैं क्रेनियोटोमी में। लेकिन क्रेनियोटोमी में क्या होता है, इसमें जब सर्जरी हो गई है, सर्जरी तो हो गई, कुछ और सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली रिप्लेस नहीं होती। जो क्रेनियल जो बोन होती है वो हाथों हाथ नहीं लगाते, है ना, उसमें तो टाइम भी लग सकता है। और क्रेनियोप्लास्टी में क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ बोन, ओवन बोन, मतलब अपनी बॉडी की जो दूसरी बोन है वो वहाँ पे लगा, मतलब एक तरह से क्रेनियल बोन जहाँ पे वो डैमेज हुई है या कुछ वो पार्ट्स निकाला है, वो एक तरह से वो क्रेनियल बोन का काम करेगी, वो लगाएगी। अब वो सर्जन कैसे लगाता है, अब वो चाहे मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल हो सकता है, या सिंथेटिक हो गया, मटेरियल हो गया जैसे टाइटेनियम वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें लगा सकते हैं। थैंक यू आपको, आप सभी को। अभी तक मेरा वीडियो आपने देखा है, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने 15 क्वेश्चन बताए उसमें से काफ़ी समझ में आए होंगे। और आप बार बार मेरे दूसरे वीडियो भी, अनदर वीडियो जो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप उसको देख सकते हैं। और इसी तरह मैं मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के लिए, और आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मेरा जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर